So many congratulations to Sanjay ji, Sovan ji, both of you. Wonderful occasion. आपकी कंपनी का IPO आ रहा है, which is a landmark event in the journey of any company. Yeah, so let's start with the company's operations. First of all, thank you for having us on this platform. And बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है ये काफी बड़ा माइलस्टोन है फॉर एनी जर्नी. एंड इट्स अ माइलस्टोन. तो जर्नी अभी आगे बाकी है, लेकिन इट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस दैट इट विल मेक इन द लाइफ ऑफ एवरी. इस कंपनी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि मैं खुद बैंकिंग में कई साल रहा हूँ. मैंने अपनी एजुकेशन खत्म की IIT बॉम्बे से और फिर IIM बैंगलोर. उसके बाद मैं बैंकिंग में रहा, HSBC स्टैंडर्ड चार्ट में काम किया. उसके बाद में HDFC जब स्टार्ट हुआ था तो HDFC में था, HDFC बैंक में, और फिर ICICI बैंक में. और मुझे लगा कि जब लेटर इन माय करियर जो है कुछ तो काम ऐसे किया जाए जिससे सोशल कुछ इम्पैक्ट हो. और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस को लेंडिंग का आइडिया वहीं से आया है. आई फाइनेंस एक ऐसी NBFC है जो प्योरली बिजनेस लोन्स के लिए बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करती है अपने माइक्रो स्केल के जो उद्योग हैं. और इसमें मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स भी हैं. जैसे आप लगा लें कोई आगरा में अगर कोई जूते बनाने का छोटा सा कारोबार चलाता है, या जयपुर में जैसे लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, किसी का फैक्ट्री है जिसमें वो लाख की चूड़ियाँ बना रहा है. और इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. ट्रेडिंग में जो है कोई भी जैसे क्लॉथ मर्चेंट है या किराना की शॉप है, इन सबको जो है ट्रेडिंग में हम कवर करते हैं. और सर्विस में जैसे छोटे रेस्टोरेंट हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, या टेलरिंग की जो है यूनिट्स हो गए, इन सबको कवर करते हैं. इसके अलावा डेयरी के बिजनेस को भी हम करते हैं, जहाँ पे डेयरी बिजनेस की तरह रन किया जाता है. ओके. और बट बिजनेसेस को देते हैं आप लोग? और इस सिर्फ बिजनेस को देते हैं. तो हमारे लिए MSME का डेफिनेशन वो नहीं है कि हम किसी सेल्फ एम्प्लॉयड प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन को दे दें या कोई ई-रिक्शा ड्राइवर को दे दें. हमारे लिए वो बिजनेस होना. और इस तरह के अनुमान लगाया है गवर्नमेंट ने कि करीब 7 करोड़ ऐसे माइक्रो स्केल के एंटरप्राइज हैं जिनको ना तो बैंक से फंडिंग मिलती है, ना ऑर्गेनाइज NBFCs फंड करते हैं, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं, इनकम स्टेटमेंट ही नहीं जिसके बेसिस पे लैंड किया जाए. तो ये हमारा टारगेट सेगमेंट है. और इसमें हमने 12 सालों में 2014 में हमने शुरू किया ये, और 12 सालों में हमने करीबन 10 लाख से ज़्यादा बिजनेस लोन्स दिए हैं. और अभी हमारा जो एक्टिव कस्टमर बेस करीबन 6 लाख कस्टमर्स है. तो काफ़ी बड़ा बेस है. हम 21 स्टेट्स में हैं. नॉर्थ में भी उतनी ही हमारी प्रेजेंस है जितनी हमारी साउथ में है, जितनी ईस्ट में है और वेस्ट इंडिया में है. तो पूरा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है. और ग्रोथ भी अच्छे पेस पे ग्रोथ भी है. और पोर्टफोलियो भी क्रेडिट क्वालिटी के हिसाब से बहुत वोलेटाइल नहीं है. बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं आते. रहते हैं उतार चढ़ाव, लेकिन एक सीमित स्तर पर है. ओके, ग्रेट. तो संजय जी, आप तो करियर बैंकर रहे हैं. ये आइडिया तो आपके दिमाग में आना नेचुरल ही था एक तरीके से कि कुछ लैंडिंग का ही काम किया जाए. और काफ़ी अच्छे से आपने प्रोग्रेस भी कर लिया. 2014 से 12 साल में डिसेंट, आई वुड से काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है आपकी. कितना परसेंटेज अपना बिजनेस जो है अभी सिक्योर्ड का आता है, कितना अनसिक्योर्ड है, इस पे थोड़ा ग्रैन्युलैरिटी अगर आप दे पाएं. आप हमारे जो ऐड को अगर देखें तो उसमें मेरे ख्याल से सितंबर का डेटा में 37% ऐसे कुछ नंबर अनसिक्योर्ड का लिखा गया है. इसमें हमारा 20% तो पोर्टफोलियो है जो सिक्योर्ड है प्रॉपर्टी के बेसिस पे. या तो वो मॉर्गेज लोन हमने दिया है, जो कि टिपिकली सेलफोन कमर्शियल प्रॉपर्टी या सेलफोन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे हमने लोन लिए हैं, जैसे कि लैब में दिया जाता है. और एक छोटा पोर्शन प्रॉपर्टी का हम सरल प्रॉपर्टी लोन्स के जरिए देते हैं, जिसमें सेलफोन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी कोई प्लॉट ऑफ लैंड है या पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे जो टाइटल अक्वायर किया है उसमें हम करते हैं. तो ये 20% तो ऐसे हो गया. इसके अलावा जो बाकी बचता है उसमें से आधा करीबन इस सिक्योर्ड हाइपोथिकेशन, जिसमें वैल्यू जो है असेट्स की, फिनिश गुड्स हो गए, वर्किंग कैपिटल हो गया, मशीनरी हो गई,
इनकी वैल्यू हमने 120% आंकी है अपने लोन के तुलना में। हमारे लोन से ज़्यादा है वैल्यू। और बाकी जो 37% बचा, वो रफली ऐसे, वो भी हाइपोथिकेशन लोन है, लेकिन उनमें वैल्यू जो है एसेट्स की हमारे लोन से कम है। ये टिपिकली जो जो सर्विस की इंडस्ट्री है, जी। जैसे टेलरिंग शॉप हो गई या ब्यूटी पार्लर हो गई, उनमें मशीन कम होती हैं और रॉ मटेरियल और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादातर हमारे लोन से कम रहती है। तो एक तरीके से आप समझ लें कि हमारा 37-40% के करीब अनसिक्योर्ड, लेकिन वो हाइपोथिकेशन है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। और आपकी ब्रांचेस भी काफ़ी हैं, मैं देख रहा हूँ 500 से ऊपर ब्रांचेस हैं आपकी। मेरे ख्याल से अब तक तो 600 के करीब होने लगी होंगी। आ, तो ये जर्नी अभी तक की जो आपकी रही है, इसमें थोड़ा सा, एक तो क्योंकि आप एनबीएफसी हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ लोन्स जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहते हैं किसी भी एनबीएफसी के लिए। और मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही याद है, तो जो मैंने पढ़ा था वो ये है कि आपका जो टेन्योर है लोन्स का, वो उतना ज़्यादा नहीं है। ऑल्सो बिकॉज आप बिजनेसेस को लोन दे रहे हैं, आप हाउसिंग लोन नहीं दे रहे हैं जो 20-20 साल तक चले। तो आपके बिजनेस में फिर वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस जो हैं इंटरेस्ट रेट के, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको अभी तक आप कैसे नेविगेट करते आए हैं? क्या रहा है? कोई चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इसमें? आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि हमारा टेनर छोटा है और अमाउंट भी कम है, एवरेज टिकट साइज, तो इसकी वजह से, टिकट साइज कम होने की वजह से हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हैं लोन के आउटस्टैंडिंग की तुलना में ज़्यादा दिखेंगे। क्योंकि अगर मैं उसी अंडर राइटिंग के बेसिस में अगर 5 लाख का लोन दे दूँ, तो मेरा हम्म। ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम दिखता है। अगर 1 लाख दूंगा तो वो 5 गुना हो जाता है। तो इसको राइट। कवर करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग किया है, और हमारी टेक्नोलॉजी बैकएंड में एकदम फिनटेक जैसी टेक्नोलॉजी है। ब्रांचेस तो हैं, ब्रांच के एम्प्लॉयज आके कस्टमर से मिलते हैं, लेकिन बाकी सेंट्रल टीम बहुत छोटी है। हमारा सेंट्रल टीम की टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ शायद 7-8% के आसपास है पूरे एम्प्लॉयज के बेस पर। तो उसको जो है कंट्रोल में रखने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और इसी वजह से, जबकि कई माइक्रो लैब प्लेयर्स जो हैं जिनके 4 लाख का एवरेज टिकट साइज है, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो करीबन 5-6% आता है, उसके कंपैरिजन में हमारा उससे टिकट साइज 1/3 है, 1.5 लाख है। लेकिन हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस तिगुना नहीं है। हमारा 6 के बनस्बत हम करीब 8.5 या 9 पे रहते हैं। तो इसकी वजह यही है कि ऑटोमेशन यूज किया गया है और एफिशिएंसी है। जहाँ पे माइक्रो लैब में एक लोन ऑफिसर टिपिकली 1.5 से 2 लोन देता है एक महीने में, हमारे लोन ऑफिसर्स हाइपोथिकेशन में 6 लोन तक दे देते हैं एक महीने में। तो हमने उसको काउंटर बैलेंस किया है अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। दूसरी चीज जो आपने कही कि क्योंकि टेनर छोटा है, तो एक्चुअली टेनर छोटा होने से हमारे लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क कम हो जाता है एक्चुअली। क्योंकि अगर हम किसी को 7 साल का लोन दे दें और आज के रेट कम है इंटरेस्ट के, हमने उसके बेसिस पे दे दिया, और कल को हमें हमारी बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो हमारे लिए लॉस है। क्योंकि हमारा लोन ही 2 साल का है, तो हम जब बोरोअर से बोरो करते हैं वो 3 साल के लोन होते हैं टिपिकली। तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट, अगर उन्होंने इंटरेस्ट 3 साल बाद बढ़ाया, तो हम अपने कस्टमर का भी इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क, या जिसको हम एएलएम मिसमैच कहते हैं, एसेट लायबिलिटी मिसमैच, वो हमारे बिजनेस में बिल्कुल ही नहीं है करीब करीब। अच्छा, ओके। लेकिन सर, ये जो अभी आपने बताया कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि आपके लोन्स का टेन्योर कम होता है, बट इवन होम लोन कंपनीज जो हैं वो भी अपना रेट इंक्रीज कर देते हैं, और जब डिक्रीज करने की बारी आती है रेट का ट्रांसमिशन की, तो उसमें वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी मैनेज कर ही लेते हैं एएलएम को तो। नहीं, हाँ, वो आप फ्लोटिंग रेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग कंपनी फ्लोटिंग रेट देती है टिपिकली, और वो जी। हर 6 महीने में रीसेट कर सकते हैं। लेकिन उसका एक नेगेटिव ये भी है कि आरबीआई ने अब कहा है कि फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स पे फोरक्लोजर में आप कुछ नहीं चार्ज कर सकते। तो हम्म। पहले ये था कि फोरक्लोजर भी चार्ज कर लेते थे, तो कस्टमर को भी जो है वो नहीं जाने देंगे कहीं पे। और
वेरिएबल रेट भी रखेंगे। तो आरबीआई ने कहा है कि वेरिएबल अगर है तो फोरक्लोजर चार्ज नहीं होगा, जो हम पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि हमारा तो वैसे भी फिक्स रेट लोन है 2 साल का। ठीक है, उसके प्लसेस और माइनस। ओके, राइट, ठीक है। दूसरा, किसी भी लैंडिंग बिजनेस में एनपीएज, अंडरराइटिंग, यही कोर होता है मेरे ख्याल से। तो आप अंडरराइटिंग में एक तो टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसे लेते हैं, आपने थोड़ा इस पे अभी टच किया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा और विस्तार पूर्वक यदि आप बता सकें। दूसरा, आपके ग्रॉस एनपीएज जो हैं वो अभी थोड़े से हायर साइड पे हैं, तो उनका क्या रीजन रहा है, और मेरे ख्याल से ना रिसेंटली वो इंक्रीज भी हुए हैं, तो वो ये कौन से कस्टमर्स हैं जिनका अभी लोन डिफॉल्ट हुआ है या डेलिंक्वेंसीज बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से क्या रीजंस रहे हैं? या सो जो हमारा एनपीए रहा है सितंबर के हिसाब से वो 4.85% के आसपास रहा है। अगर हम पास्ट का डेटा देखें तो एनपीए टिपिकली 3.5% के आसपास रहता है, जो हमारे लिए एक नॉर्मल रेंज का एनपीए है। लास्ट 15 से 18 महीने में ओवरऑल इंडस्ट्री में थोड़ा स्ट्रेस देखा गया है, एंड प्राइमरी रीजन जिसको बोला गया है वो ओवर लेंडिंग के लिए है, जिसके वजह से कस्टमर बोरोवर डिफॉल्ट बढ़ा है। हमारे लिए भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा है, जहाँ पे वो नॉर्मल 3.5% से लेके आज 4.85% तक पहुंचा है। लेकिन पॉजिटिव साइंस बिजनेस में दिखने शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट, जहाँ पे एनपीए और राइट ऑफ का दोनों का इम्पैक्ट देखा जाता है, वो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट हमें एटलीस्ट 3 क्वार्टर से इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। सो जो इम्पैक्ट रहा है इस स्ट्रेस पीरियड का ओवरऑल इंडस्ट्री में, उसका पीक इम्पैक्ट हमने Q3 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देख लिया था, एंड वहां से वो चीजें इम्प्रूव करती जा रही है। तो लीड इंडिकेटर्स हैं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो क्वालिटी इम्प्रूव कर रहा है, रिसेंट कोहोर्ट ऑफ कस्टमर्स बेटर बिहेव कर रहे हैं, एंड उसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता रहा देन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एनपीए पे भी आगे के क्वार्टर्स में दिखने चाहिए। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि द वर्स्ट इज बिहाइंड यू? इसको एक और तरीके से अगर देखा जाए तो आप ये लगा लीजिए कि हम अगर स्टैटिक पूल बेसिस में या एक कोहॉर्ट के बेसिस में देखें कि जिस कस्टमर को हमने एक टाइम लोन दिया, वो जब तक कि पूरा लोन पे नहीं हो जाता तब तक कितना डेलिक्वेंट हो जाता है और कितना राइट ऑफ होता है, वो टर्मिनल लॉस जिसको कहेंगे हम। तो किसी भी, अगर मैंने 100 कस्टमर्स को जनवरी में लोन दिया तो जब तक कि उनका लोन खत्म नहीं होगा उसको मैंने मॉनिटर किया और मैंने देखा टर्मिनल लॉस जो है करीबन, कहिए कि जो है 4.75 या 5% ले लेते हैं, 5% टर्मिनल लॉस है। अगर मैंने वो उनको 5 साल का लोन दिया है और मॉर्गेज बेस्ड लोन दिया है तो वो 5% मेरी बुक में 1.25 के आसपास दिखता है, क्योंकि वो 5 साल से डिवाइड हो जाता है। मेरा लोन क्योंकि 2 साल का है, वही 5% का लोन मेरे इसमें 5% का टर्मिनल लॉस मेरी बुक में जो है 2.5 से 3% दिखता है। लेकिन कंपेयर अगर करें तो मुझे कंपेयर करें कि मैं 3% से कितना ऊपर गया हूँ। तो अभी आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें हम 3 से कितना खराब हुए हैं परसेंटेज वाइज, और बाकी लोग जो माइक्रो लैब में हैं वो अपने 1.25 1.5 से कहाँ पहुंचे हैं। और अगर वो कंपैरिजन करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि आई फाइनेंस में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है जितना बाकी में हुआ है, लेकिन अगर उनके लेवल्स को हम पहले सेम कर लें, ये एक चीज़ है। सेकेंड इसकी, क्योंकि हमारा 2 साल का लोन है इसलिए हमारे लिए तो 2 साल में उसका पूरा निपटारा हो जाता है कि या तो वो राइट ऑफ में चला जाएगा या रिकवर हो जाएगा। तो हमारे लिए 2 साल के बाद में कुछ और करने की जरूरत नहीं, जो भी लॉस लेना वो 2 साल में लॉस आ जाता है। हमारा जो पोर्टफोलियो, जो ओवर लेंडिंग का पोर्टफोलियो था, वो आया था जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 24। उसके बाद में आरबीआई ने भी रोक लगा दी थी, तो 24 मार्च के बाद में चीजें सुधरी हैं। अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखें तो मार्च 24 के बाद में हमारा 90% पोर्टफोलियो तो मार्च 24 के बाद का है, क्योंकि 2 साल में तो वो बाकी सारा पे हो गया। तो हमारे इसलिए बहुत कम, जो पुराना पोर्टफोलियो बहुत कम बचा है। सेकेंड इज, हम देख रहे हैं कि हमारे क्रेडिट कॉस्ट, जो श्रवण ने भी बताया, कि वो 3 क्वार्टर से कम होती चली जा रही है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम अब बची नहीं है। जो थी वो हमने रिजॉल्व कर ली। हायर एनपीए देखा हमने, क्रेडिट कॉस्ट भी ज़्यादा देखे, लेकिन अब जो है हम उसको नॉर्मलाइज करके चल रहे हैं। ग्रेट। तो इसमें एक चीज ये बनती है संजय जी,
कि आपने जैसे अभी बताया कि 2024 में ओवर लैंडिंग हुई थी और उसकी वजह से एनपीएस थोड़े से हायर साइड पे हैं। तो ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना होता है, आप पीयर प्रेशर कुछ रहता है उसकी वजह से आपको भी करनी पड़ती है ओवर लैंडिंग, और ये सिचुएशन फिर से आ सकती है ऐसी, ऐसा कुछ है? देखिए, ओवरलैंडिंग जो है इंडस्ट्री वाइज फिनोमेना था कि सब जगह इंडस्ट्री में कुछ ओवरलैंडिंग हुई, और इसी वजह से सारी जो लैंडिंग कंपनीज हैं उन्होंने ये स्ट्रेस देखा है। हमने भी देखा है, अगर आप माइक्रो लैब की कंपनियां देखें उनमें भी है, एमएफआई में तो काफी है। ओवरलैंडिंग का हमारे तो अपने पैरामीटर्स सेट हैं कि हम जब अंडरराइट करते हैं और हम देखते हैं कि 5 लोग काम करने वाले हैं, मशीन की थ्रूपुट इतनी है, तो हम उसे अंदाजा लगा लेते हैं या एस्टिमेट करते हैं कि कितनी सेल्स है, उसके बेसिस में हम लेंड करते हैं। तो एक तरीके से ओवर लेंडिंग हमने नहीं की कि हमने ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन हमारे कस्टमर को भी हमने देखा, जब हम क्रेडिट ब्यूरो का डेटा देखते हैं कि हमारे कस्टमर को भी किसी ने 20,000, किसी ने 30,000 रुपए के लोन दिए हैं, और ये हमने नोटिस किया था जनवरी 24 में। तो ये छोटे लोन मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें कंपनी का नाम नहीं आता क्रेडिट ब्यूरो में, ये शायद फिनटेक्स होंगे या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स होंगे या पर्सनल लोन्स होंगे, वहां से हमारे कस्टमर को भी कुछ एक्स्ट्रा लेंडिंग मिली है। तो ये हो तो सकता है कभी भी, लेकिन इस पैमाने पे शायद फिर से नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोविड खत्म हुआ तो सबको लगा, सारे लेंडर्स को लगा कि अब तो बहुत अच्छा समय आने वाला है, तो जो है खूब अच्छे से जो है भरपूर मात्रा में जो है लेंड करो। तो वो एक एक्सेस हो गई, और सबने देखा है कि उसके जो आउटकम्स हैं उसकी वजह से काफ़ी सबको दुख मिलता है। तो होपफुली वो इतने आसानी से नहीं होगा। हमारे कस्टमर्स को भी समझ में आ गया है कि जो है पैसा मिल रहा है तो ले लो, इससे कोई फायदा नहीं है, अपना अगर बिजनेस अच्छे से चलाना है तो रिपेमेंट ज़रूरी है। तो आंसर तो यही है कि जो है ओवर लेंडिंग फिर से हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस कम हो गए हैं। एंड सेकेंड इज ओवर लेंडिंग अक्रॉस थी, कि ऐसा नहीं कि साउथ में हुई, नॉर्थ में नहीं हुई, या नॉर्थ में हुई वेस्ट में नहीं, सारी जगह थी ओवर लेंडिंग। एंड सारे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, हमारे सारे सेक्टर्स पे उसका इफेक्ट पड़ा है। जी, ओके, ऑलराइट। अभी रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो आपकी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, स्टेलर परफॉर्मेंस आई वुड से, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा ग्रोथ टेपर ऑफ होते हुए भी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज वगैरह। तो इस पे आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्केल पे आने का एक परिणाम है, दुष्परिणाम या सुपरिणाम, जो भी आप जैसे एक्सप्लेन करना चाहें इसे? मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा ग्रोथ कम हो गई, ये अच्छी बात है। इनफैक्ट FY 24-25 में आरबीआई भी आया था ये कहने कि अपना ग्रोथ आप कम करिए, सभी एनबीएफसी को उन्होंने कहा था। तो थोड़ा सा जब स्केल पे पहुंचते हैं तो ग्रोथ कम होनी भी चाहिए और कर भी लेनी चाहिए। तो आई थिंक वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन, एंड आई लीव इट टू सोवन टू गिव यू द डिटेल ऑफ हाउ द ग्रोथ वर्क्स आउट, और किस तरह की ग्रोथ है। और सुन, आई थिंक इट्स आल्सो गुड टाइम टू आल्सो टॉक ऑफ कि कितना ब्रांच इंक्रीज पे ग्रोथ बेस्ड है और कितना एग्जिस्टिंग ब्रांच। तो FY 24 का जो ग्रोथ रहा है वो मोर देन 50% रहा है, एंड FY 25 अगर देखें तो वो ग्रोथ हैज बीन अराउंड 25%, एंड इस साल के पहले 6 महीने में ग्रोथ 21% दिख रहा है। यूजुअली एक ईयर को देखा जाए थोड़ी साइक्लिसिटी रहती है डिसबर्समेंट के ग्रोथ में, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ऑलमोस्ट 60% डिसबर्समेंट होता है, एंड फर्स्ट हाफ में 40% का डिसबर्समेंट रहता है, एंड ये अक्रॉस ईयर्स का ट्रेंड है। सो ग्रोथ उसी हिसाब से फैक्टर इन होता है ओवर द एंटायर ईयर। लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में थोड़ा स्ट्रेस था बिकॉज ऑफ ओवर लेंडिंग जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके वजह से हमने भी अपने क्रेडिट पॉलिसीज को थोड़ा टाइटन किया, जिसके वजह से ग्रोथ को रिडक्शन, देयर इज सम रिडक्शन इन ग्रोथ, एंड ऑब्वियसली स्केल के ऊपर थोड़ा ग्रोथ कम होता है। तो उसी ट्रेंड में हमें लगता है आगे के टाइम में भी उसी ट्रेंड में रहेगा जो हमने लास्ट 2-3 साल में देखा है, उसी ट्रेंड में रहना चाहिए। ओवरऑल रिटर्न रेशियोज की अगर बात किया जाए तो रिटर्न रेशियोज में अगर 3 साल का ट्रेंड देखा जाए, बहुत सारे पैरामीटर में चीजें इंप्रूव की हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुआ है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम हुए हैं, लेकिन बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट में
एक राइज देखा गया है लास्ट 18 मंथ्स में, एंड प्राइमरली सेकेंड हाफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इस साल के फर्स्ट हाफ में, जिसके वजह से वो रिटर्न रेशियोज इम्पैक्ट किए हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स इम्पैक्ट किए हैं। FY24 अगर हम देखें, रिटर्न 4.3% के आसपास था, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 17% के आसपास था। लास्ट ईयर बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा एलिवेटेड रहा, 5.15 के आसपास क्रेडिट कॉस्ट रहा, जिसके वजह से वो टोटल एसेट्स पे जो रिटर्न था वो गिर के 3.2 के आसपास आया, एंड उसका इम्पैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी आया, जहाँ पे वो रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास रहा। हमें लगता है ये सही रेंज है। आई थिंक एक खराब साल को अगर देखा जाए, जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग साल है, उस हिसाब से रिटर्न जो थे वो 3% से ऊपर रहे हैं, एंड एक नॉर्मल अच्छे साल का अगर बात किया जाए तो FY24 उसका बेंचमार्क है। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स इंप्रूव किए हैं, एंड जो एलिवेटेड लेवल पे क्रेडिट कॉस्ट है, वो ट्रेंड जब प्ले आउट सही से होगा, देन उसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव रह सकता है टोटल रिटर्न रेशियोज पे। और ओके, ब्रांचेस का तो जैसे जी ब्रांचेस का भी अगर मैं ऐड करूं कि कई बार ये सोचा जाता है कि जो है अगर आपको 30% की ग्रोथ चाहिए तो आपको शायद 25% ब्रांच को इंक्रीज करनी पड़ेंगी, तो ऐसा है नहीं। हमारे हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम सिर्फ 10% ब्रांचेस इंक्रीज करें, हम आज जो है 568 ब्रांचेस पे हैं। 568 से नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट रहेगा कि 51 ब्रांचेस खोलें, जो कि 10% के आसपास है, और उससे हमें इस रेंज में ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि ज़्यादातर ग्रोथ ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ एग्जिस्टिंग ब्रांचेस से आती है या रिपीट से आती है, और 9% हार्डली कम्स फ्रॉम द न्यू ब्रांचेस इन द लास्ट, जिनको हमने लास्ट 2 साल में खोला है। तो हमारे को एटीएम बढ़ाने के लिए ब्रांच खोलने की इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं कि हम जो है 568 से जो है जाके 600 हो जाए या 800 हो जाए एक्सेट्रा। अब हमें 10% ब्रांच ऐड करनी है, इसलिए हमारे पास जो स्ट्रेन आता है नई ब्रांच खोलने का, वो धीरे धीरे काफी कम हो गया है। ओके, अंडरस्टूड। वो नेचुरल भी है मेरे ख्याल से। ये अक्रॉस द इंडस्ट्री ऐसे ही होता है कि नई ब्रांच खुलती है तो उसको ऑपरेशनल प्रॉफिटेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे जैसे आपके कस्टमर्स जुड़ते जाएंगे तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सभी कुछ इम्प्रूव होता है वहां से। इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल ये भी है कि गोइंग फॉरवर्ड अभी जो आपका जो लोन प्रोफाइल है, मैं पढ़ रहा था कुछ 1 लाख या आई थिंक एवरेज 1.5 1 to 1.5 के लैक्स के बीच में रहता है। तो आपने गोइंग फॉरवर्ड क्या आप इसको चेंज करना चाहेंगे कि लाइक लेट्स मूव इनटू अ डिफरेंट सेगमेंट, जहां पे हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री आपके पास अच्छी है ऑलरेडी, आप उनको हायर अमाउंट का भी लोन दे सकते हैं इन अ डिफरेंट कैटेगरी। मेरे ख्याल से अभी भी आप देते ही होंगे, लेकिन एकदम अलग कैटेगरी में, लेट्स से होम लोन और या फिर कोई दूसरा लोन। देखिए, हमारी जो स्पेशलाइजेशन या थिंकिंग है, वो है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन दिया जाए। तो ये कंजम्पशन लोन वाला जो है अप्रोच हमारा नहीं है, नहीं रहा है पिछले 12 सालों में। तो अगर हमारे पास कोई बिजनेस वाला भी आया और कहे कि मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, तो हमारी पहली क्वेरी ये रहती है कि आपको किसके लिए चाहिए 20 लाख। तो अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तब तो हम उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए 1 लाख से उसको बढ़ा के 3 लाख करना का सवाल नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कि जो आज जो है 1 लाख पे चलता है और 1 साल बाद या 3 लाख तिगुना हो गया। तो हमारे लोन्स के टिकट साइज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। हमने जब 2012 में 14 में स्टार्ट किया था, तो एवरेज टिकट साइज 85,000 या 90,000 के आसपास रहता था। अब एवरेज टिकट साइज 1.3 से 1.5 हो गया। तो इतने साल लगे हैं उस टिकट को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में। तो वो थिंकिंग वो ये कि ये कंजम्पशन लोन नहीं है, ये बिजनेस के लिए लोन है। और इसीलिए मॉर्टगेज की बुक जो है हमारी भी 20% है। ऐसा नहीं कि मॉर्टगेज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने 1 साल में 1.5 साल में 9% से हम 20% पे पहुंच गए हैं प्रोडक्ट मिक्स में। लेकिन हम उसको भी जो है कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 30% के आसपास पहुंचे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद में वो कंजम्पशन लोन की तरह यूज होनी शुरू हो जाएगी। ओके, ऑलराइट। तो आपने
बेसिकली ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आपको कंजम्पशन लोन या उस डायरेक्शन में जाना नहीं है, यू वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द करंट प्लेबुक। हाँ, क्योंकि हमारे लिए सेगमेंट इतना बड़ा है कि अगर हम देखें कि 7 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, पहले तो उसी को जो है हम कवर कर लें। अभी तो हमने हमारे 6 लाख ही कस्टमर हैं। सेकंड इज इसी सेगमेंट में अगर उनकी और कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कल को कोई कहता है कि हमें कमर्शियल व्हीकल खरीदने पड़ते हैं या हमें 2 व्हीलर के लिए चाहिए, तो उस डायरेक्शन में सोचेंगे हम, क्योंकि वो भी बिजनेस से ही लिंक्ड है या एक पर्टिकुलर यूज से लिंक्ड है। तो वो Right. अभी जो है इफ यू आस्क मी कि जो है क्या आप अगले साल सोचेंगे, अगले 1-2 साल में, तो नहीं, क्योंकि अभी हमने मॉर्गेज स्टार्ट किया है। मॉर्गेज अच्छी तरह से उसमें पैर जम जाए, उसके बाद में और सोचेंगे। हमारा फोकस ये है कि हम क्रॉस सेल करें उस कस्टमर को। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत इंटरेस्टेड है कस्टमर, हमारा अटैचमेंट रेट करीब 85-90% के आसपास है। लाइफ इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है। तो इस तरह के क्रॉस सेल हम करके भी जो है फी इनकम कमाएं। ओके, गॉट इट। और अभी ये क्रॉस सेलिंग से कितना रेवेन्यू हमें मिलता है? रफली अराउंड जो अदर इनकम कंपोनेंट जो हमारा रहता है, लास्ट 2-3 साल का अगर ट्रेंड देखें, वो 2.5% से 3% के रेंज में रहता है, जहाँ पे रफली अराउंड 1% तो 1 से 1.5% तक का ट्रेजरी इनकम रहता है। रेस्ट जो रहता है वो क्रॉस सेल इनकम, फी इनकम, वो सब जोड़ के होता है। तो 2% AUM का 2% मान लें इसको। ग्रेट। सो संजय जी, सोवन जी, हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो NIMs बढ़ाने का ही दूसरा तरीका ये है कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी किसी तरीके से कम करें। तो इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इसका अगर ट्रेंड देखा जाए इस साल के 6 महीने में, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वाज 11.2%, एंड कंपेयर कि प्रीवियस साल को अगर कंपेयर किया है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का ट्रेंड पॉजिटिव रहा है हमारे लिए। प्राइमरली ओवरऑल मार्केट में रेट्स भी इंप्रूव हुए हैं, कस्टम कंपनी का स्केल बढ़ते हुए उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे। अगर सोर्स की बात करें, हमारा एक स्ट्रैटेजी रहा है कि लाइबिलिटी प्रोफाइल को भी कंप्लीटली डाइवर्सिफाई करके रखने के लिए, एंड जिसके वजह से हम ओवर डिपेंडेंट किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे नहीं है अपने डेट रिक्वायरमेंट्स के लिए। आज अगर देखा जाए, रफली 30% हम बैंक से बोरो करते हैं, लगभग 19 से 20% के रेंज में DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वहां से बोरो होता है, एंड रेस्ट जो होता है वो NBFC होता है। कुछ पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर भी बाय करते हैं बॉन्ड्स। सो ये सबका डाइवर्सिफिकेशन हमने मेंटेन किया है। इसके दो बेनिफिट है। एक, ऑब्वियसली जब भी स्ट्रेस सिनेरियो क्रिएट होता है, किसी एक सोर्स पे ना डिपेंडेंट होने की वजह से हमें कोई ज्यादा चैलेंज फेस नहीं होता डेट जनरेट करने के लिए, एंड जहाँ पे रेट बेटर हो सकता है उस हिसाब से उस परसेंटेज को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। ग्रेट। तो Also, अभी अनिल जी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमारे ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में निम गिरा हुआ दिखेगा। उसका एक मेन, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारा मॉर्गेज का जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो चेंज हुआ है। वो 9% से 20 हो गया है। मॉर्गेज ऑब्वियसली कम रेट पे होता है तो सडनली लगता है कि निम हमारा कम हो गया, लेकिन मॉर्गेज के लॉन्गर टेनर में बेनिफिट है। एक तो क्योंकि वो बड़ा लोन है इसलिए उसका एक्सपेंस में जो है इफेक्ट आएगा, एक्सपेंस हमारा कम होता जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का परसेंटेज, और क्रेडिट कॉस्ट भी इसमें कम आएगी, क्योंकि मैंने बताया कि जब नॉमिनली हम देखेंगे 5 साल के लोन को तो जो उसमें क्रेडिट कॉस्ट कम आएगी, तो वो हम आने वाले सालों में वो जाहिर होगा। लेकिन इस साल में तो देखने से लगता है कि हमारा 15.1 से शायद 14.2 हो गया, 3 से 14.1 तक 14.1 हो गया। तो उसका रीजन यही है कि मॉर्गेज का लॉस है। ओके, राइट, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड, अभी थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हो जाएगा शायद, लेकिन आप इसे कैसे प्ले आउट होते हुए देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो नीचे होगी? ये थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट साइकिल से भी जुड़ी हुई चीज है। जी हाँ, देखिए इंटरेस्ट रेट का अगर हम एक ट्रेंड देखें, जो सोहन बता रहा था कि पिछले 2 साल का अगर ट्रेंड देखें तो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता था 13%, 12.9% था हमारा, और वो घटते घटते अभी ब्लेंडेड कॉस्ट 11.2 है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अगर हम इंक्रीमेंटल बोरिंग देखें तो वो 10.6% पे होगी। तो क्योंकि पुरानी बोरिंग ऑलरेडी 11.3, 11.5 है, तो इसलिए धीरे धीरे वो ब्लेंडेड रेट धीरे धीरे कम होगा। तो पहले तो वो ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है कि हमारे बोरिंग कॉस्ट कम हो रही है।
इसमें कोई रीज़न नहीं कि ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए, क्योंकि जैसे आगे आने वाले साल में हमारा साइज स्केल बढ़ेगा, एईएम बढ़ेगा, आईपीओ के बाद में कंप्लायंसेस में बेटर ट्रांसपेरेंसी दिखती है, और हमारे लास्ट जो रेटिंग हुई थी, कॉर्पोरेट रेटिंग, वो करीबन 1.5 से 2 साल पहले हुई थी, जब हमारा एईएम आज से करीबन आधा था। तो इसलिए एईएम बढ़ेगा जब, तो हमारे आईपीओ की वजह से और स्केल की वजह से रेटिंग भी शायद चेंज होने के गुंजाइश है। तो इन सबको देखते हुए एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ट्रेंड शायद कंटिन्यू करेगा। गॉट इट। ठीक है। आपके काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं, प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स भी हैं इनमें, और उनमें से कुछ एक जो हैं वो एग्जिट भी कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड देखा है कि काफ़ी कंपनीज के अंदर जैसे भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है तो कोई ना कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं और अपने शेयर्स ऑफलोड करते हैं पोस्ट लिस्टिंग। सो शेयर प्राइस जो है वो कभी सही लेवल्स पे आ ही नहीं पाता है। मैनी अपॉर्चुनिटीज आर लॉस्ट सिंपली बिकॉज देयर इज ओवर सप्लाई इन द मार्केट। तो वो ओएफएस और वो सब मिला के जो है ना चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। ये एक पॉसिबिलिटी आपके कंपनी में, आपके आईपीओ में नजर आती है या नहीं आती है? आप इस पे कुछ टिप्पणी करें। देखिए, इस बारे में गौर जरूर किया गया है, जी। और इसका जो है जो उपाय है वो हमारे हिसाब से इस तरह से है कि हमारे अगर इन्वेस्टर्स देखें तो उसमें कुछ तो नए इन्वेस्टर हैं, जैसे A91 है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने इन्वेस्ट किया है, और एबीसी इम्पैक्ट जो टेमासेक ट्रस्ट का जो पार्ट है, और वाटरफील्ड, इन 4 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने पिछले 2.5 या 3 साल में इन्वेस्ट किया। तो ये तो जो है लॉन्ग टर्म देखेंगे, ये तो कम से कम नेक्स्ट 2-3 साल के पहले एग्जिट की नहीं सोच रहे, कौन से कंफर्म भी किया गया है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनमें से सबसे पुराना है एलिवेशन। एलिवेशन का सबसे बड़ा मार्केट कैप है हमारे बुक में, करीबन 16% से ऊपर, और एलिवेशन ने कहा है कि वो एग्जिट करने में अभी उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट ओएफएस में एलिवेशन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उनकी अभी उनको भी कोई जल्दी नहीं है। अब बचे जो बीच के हैं उसमें से मेज इन्वेस्ट तो पूरा एग्जिट कर रहा है, क्योंकि उनका फंड की टाइमलाइन खत्म हो गई है, तो वो तो पूरा एग्जिट कर जाएंगे। इसके बाद में बचे गूगल कैपिटल के लिए ये इन्वेस्टमेंट मटीरियल नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए रखें तो भी ठीक है, ना रखें तो भी ठीक है, तो उसमें कोई उनको जल्दी नहीं है एग्जिट करने की। एलजीटी और फैल्कन एज या अल्फावेव बचते हैं, इन दोनों ने करीबन 20% अपना होल्डिंग कम की है। तो इनसे जब पूछा गया तो जो है हमें लगता है कि अगले 12 महीने में 300 से 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं सेल होगा इन इन्वेस्टर्स के बीच, और उसके लिए हम ब्लॉक डील्स अरेंज करेंगे जिससे कि प्राइस पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरी चीज़ है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्राइस जो सेट की गई है, जो बैंकर्स ने रिकमेंड की है, उसमें इसको फैक्टर इन किया गया है कि अगर कुछ सेलिंग भी आए तो प्राइस फिर भी अट्रैक्टिव रहनी चाहिए। तो जो है अगर आप खुद कैलकुलेट कर लें कि हमारी प्राइस टू अर्निंग क्या है FY27 के आधार पे या इवन ट्रेलिंग में, और प्राइस टू बुक ये काफ़ी रीजनेबल रखें कहें, इसी नज़रिए से कि इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आए, और इवन अगर सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर है तो फिर भी इम्प्रूवमेंट रहे। ओके, वेरी गुड सर। आपने अभी प्राइसिंग के बारे में भी थोड़ा सा टच बेस किया है यहाँ पे, सो थोड़ा इस पे और बात करते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू FY27 बिकॉज अभी तो 26 चल रहा है। 26 के नंबर्स हैं अपने पास और उनको एक्सट्रापुलेट करते हैं, एनुअलाइज करते हैं। सो वो फिगर करीब निकल के आ रहा है 24.6, 23 टू 23.3 to 24.6. This is the PE ratio range. Given the growth, आपका ये PE ratio range मैं कहूँगा reasonable है, but again a lot depends on post listing performance. एक concern जो रहता है ना वो
रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि आईपीओ से पहले नंबर्स काफी इंक्रीज हो जाते हैं और फिर इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स बड़े पुअर रिजल्ट्स आते हैं। आपके केस में उल्टा हुआ है। आपके केस में अभी के जो नंबर्स हैं वो सबड्यूड हैं। सो क्या ये कहना ठीक होगा कि लिस्टिंग के बाद में आपके रिजल्ट्स जो हैं काफी इंप्रूव आएंगे, काफी इंप्रूव होंगे और ये पीई रेशियो जो है ये फर्दर कॉम्प्रेस हो जाएगा? अगेन आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट देखिए फॉरवर्ड लुकिंग। प्राइसिंग में फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो हम नहीं दे सकते। हाँ, जी कोशिश तो रहेगी कि जो है अपने जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं उनको हम निराश ना करें, तो वो तो जो बिल्कुल होनी भी चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारे जो प्राइस एड में अगर आप डेटा देखें, उसी को मैं कोट कर रहा हूँ कि उसमें तीन के नंबर दिए हैं उस प्राइस एड में कि प्राइस टू अर्निंग एसबीएफसी का 27.3, 5 स्टार का 12.06 और आई फाइनेंस का 13.8 लिखा गया। तो उससे एक अंदाजा लग सकता है कि हम कहाँ पे प्राइस किए जा रहे हैं। राइट। और आगे कोशिश यही है कि जो अच्छा करें। और एक चीज़ मैं आपकी उससे सहमत हूँ कि हम जिस स्टेज पे हम आईपीओ लाए हैं वो एक क्रेडिट साइकिल का बॉटम स्टेज है। आप इंडस्ट्री में भी देख लें कि सब लोग जो है उस स्टेज में अभी उस ओवर लेंडिंग साइकिल के बॉटम पे हैं। तो ऐसे में जो है अपसाइड के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, इससे नीचे गिरने के चांसेस कम होने चाहिए। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। संजय जी, सोवन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपको आईपीओ के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। विश यू ऑल द बेस्ट एंड या सी यू अराउंड। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।